यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले देखो, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी तो होती है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभी हमने जस्ट देखा है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या स्पेसिफिक चीज़ लिखेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी में तो जनरली क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में तो हम क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी में तो एक टाइम इंटरवल होता है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सपोज एक टाइम इंटरवल है कि t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकालो, तो एक टाइम इंटरवल है, तो वहाँ पर हम एवरेज यूज़ करते हैं। बट अगर ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, छोटे छोटे होते ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो ये टाइम इंटरवल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पहुंच जाएगा। किस पर पहुंच जाएगा? टाइम इंटरवल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पहुंच जाएगा, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स वेरी लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट लिख देंगे, इसलिए इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं लिमिट। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ही जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। सो वी कंसिडर दिस टाइम इंटरवल एज ए इंस्टेंट। ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम इसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी में तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी, इसका मतलब उस केस में जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्मॉल चेंज के लिए हम डेल्टा को कन्वर्ट कर देते हैं डी में। तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट लगने के बाद डी आर अपॉन डी टी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल चेंज वी यूज़ द वर्ड डिफरेंशिएशन। वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब चेंज बहुत छोटा है, और छोटे चेंज के लिए डेल्टा हमारा डी में कन्वर्ट हो गया है। सो द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। ये एक फॉर्मूला तो ये हमारा बन गया। बट कंपोनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर इस लिमिट को एज इट इज़ ऐसे ले जा रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा आर की जगह हमने, अब डेल्टा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर की जगह हमने प्रीवियस भी लिखा है कि डेल्टा आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप। डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप। तो डेल्टा आर की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप कौन डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी से दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी से दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इससे इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप, ठीक है। यहाँ पर हमने इन दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ये लिमिट भी दोनों से सेपरेट हो जाएगी। तो लिमिट को हमने कर दिया कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप, तो इस लिमिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। और जब इस डेल्टा के सामने लिमिट लगेगी, जब इस डेल्टा के सामने लिमिट लगेगी तब ये डेल्टा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, ठीक है। जब डेल्टा के सामने लिमिट लगेगी तब तक हमारा ये डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस बिकम डी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी डेल्टा के सामने लिमिट है, तो ये डेल्टा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज़ द डी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डी एक्स अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बट आई कैप का मतलब दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है
बट जे कैप का मतलब दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी की जगह मैंने रखा वी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी, प्लस डी वाई अपॉन डी टी की जगह मैंने रखा वी वाई, तो वी वाई इंटू जे कैप। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यहाँ पर अगेन बोल रहा हूँ कि यह वी एक्स क्या है, वी एक्स इज द डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी along x axis। ठीक है, व्हाट इज वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है। आई कैप के जे कैप के मल्टीप्लाई में जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ही होता है, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर ये दोनों मैग्नीट्यूड है और ये हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर वी वाई क्या होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू होगा डी वाई अपॉन डी टी, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन। क्या डिस्कस करेंगे, एक्सीलरेशन वेक्टर। एक्सीलरेशन वेक्टर, ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन में भी दोनों, फर्स्ट एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर, सबसे पहले एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर, ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर, एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर। तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। वी नो दैट एवरेज एक्सीलरेशन इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हमने डेल्टा वी से लिख दिया और टोटल टाइम को हमने डेल्टा टी से लिख दिया। एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर, तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैंने डेल्टा वी से लिख दिया, टोटल टाइम को डेल्टा टी से लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप प्लस चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा है कि यहाँ पर डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी को भी हम इस तरह से इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा टी से सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस ये हो जाएगा डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। ठीक है, so this is the average acceleration vector, average acceleration vector. Now we know that the average acceleration is equal to total change in velocity upon total time. Average acceleration होता है change in velocity upon time. So this is also change in velocity upon time but along x-axis. This is the change in velocity along x-axis upon total time, and change in velocity upon total time is the average acceleration. So this is the average acceleration along x-axis. इसको हम लिख सकते हैं average acceleration along x-axis. ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन टोटल टाइम, इसका मतलब यह है एवरेज एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू आई कैप. Similarly, this is the total change in velocity upon total time, but this is along y-axis, so it can be written as average acceleration along y-axis. ठीक है, total change in velocity upon total time, but along y-axis, so it can be written as average acceleration along y-axis. ठीक है, तो average velocity vector जो है वो हमारे पास यही आ गया,
एक्स बार इंटू आई कैप प्लस ए वाई बार इंटू जे कैप. सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, क्लियर हुआ. अब यहाँ पर इसको हम फिर से लिखते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन एक्स बार क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन टोटल टाइम. सो दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एवरेज एक्सीलरेशन का भी ये मैग्नीट्यूड है. सो इट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन along x-axis. Magnitude of average acceleration along x-axis. Similarly, ay bar क्या होगा, ay bar होगा delta vy upon delta t. So this is the magnitude of average acceleration along y-axis. ठीक है, this is x bar is equal to delta vx upon delta t, and this is the magnitude of average acceleration along x-axis, and ay bar is equal to delta vy upon delta t, and this is the magnitude of average acceleration along वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हो गया. इसके बाद है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड दिस इज अ वेक्टर. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर. तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के से पहले भी हम वापस एवरेज पे जाते हैं. तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए हम इसके सामने लगा देते हैं लिमिट. इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, कि अगर ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस के लिए हम यहाँ पर डेल्टा टी को हम क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं. ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक्सीलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा होता है. तो यहाँ पर टाइम इंटरवल को छोटा बताने के लिए हम इसके सामने लिमिट लगाए हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. ठीक है, लिमिट हमको यहाँ पर बता रही कि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, और छोटे टाइम इंटरवल जब भी डेल्टा के सामने लिमिट लग जाती है, जब भी डेल्टा के सामने लिमिट लग जाती है, तो ये हमारा डी में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि डी डिफरेंशिएशन ऑफ वी, डी हम वर्ड यूज़ करते हैं बहुत छोटे स्मॉल चेंजेस के लिए. ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टाइम में चेंज बहुत छोटा है. ठीक है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम डेल्टा टी को स्मॉल चेंज के लिए हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट में यहाँ पर डेल्टा हमारा डी में कन्वर्ट हो जाता है. सो फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी. इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आएगा. ठीक है, तो एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया. बाकी कंपोनेंट फॉर्म में फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 को हमने एज इट इज़ रखा. डेल्टा वी वेक्टर की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स इंटू वाई कैप प्लस डेल्टा वी वाई इंटू जे कैप. ठीक है, अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स इंटू वाई के प्लस डेल्टा वी वाई इंटू जे के. ठीक है, अब यहाँ पर आप इस टाइम से इनको डिवाइड करो. टाइम से हमने इसको डिवाइड किया तो ये तो हो गया डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू वाई के प्लस ये हो गया डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे के. ठीक है, टाइम से दोनों को डिवाइड कर दिया. अब इस लिमिट को भी दोनों से सेपरेट कर दिया. इस लिमिट को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. इस लिमिट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. ठीक है, और जब भी डेल्टा के सामने लिमिट लग जाती है, तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी इंटू वाई कैप प्लस यहाँ भी डेल्टा के सामने लिमिट लग गई तो ये भी डी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप. एंड वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी. तो ये डी वी अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, बट दिस इज द डी वी अपॉन डी टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सो दिस कैन बी रिटन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये डी वी अपॉन डी टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू वाई कैप. ये भी डी वी अपॉन डी टी, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, बट दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस. So this is the instantaneous acceleration along y-axis. ठीक है, so total instantaneous acceleration आ गया. Instantaneous acceleration along x-axis into y cap plus instantaneous acceleration along y-axis into j cap. ठीक है, तो यहाँ पर हम x को लिख सकते हैं कि x is equal to dvx upon dt and it is the magnitude
It is the magnitude of instantaneous acceleration along x-axis. This is the magnitude of instantaneous acceleration along x-axis. x-axis के along instantaneous acceleration का ये magnitude है. Similarly, ay is equal to dvy upon dt, and it is also magnitude of instantaneous acceleration along y-axis. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि x-axis के along instantaneous acceleration है, but instantaneous acceleration का भी ये magnitude है, because this is the magnitude and this is the direction. ठीक है, ये y-axis के along instantaneous acceleration है, but उसका भी ये magnitude होता है. ठीक है, so these are the magnitude of instantaneous acceleration along x-axis, and this is the magnitude of instantaneous acceleration along y-axis, and this is the total instantaneous acceleration vector. यहाँ पर हम एक नोट में एक पॉइंट देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था कि सपोज एक पॉइंट P1 है जिसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट P2 का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 है. एक ऑब्जेक्ट P1 से P2 पे जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होती है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर. अब यहाँ पर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर देखना है तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा आर की डायरेक्शन में होती है. किसकी डायरेक्शन होती है? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा आर की डायरेक्शन होती है. अब डेल्टा आर नीचे है तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा नीचे ही होगा. डेल्टा आर नीचे है तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा नीचे होगा. डेल्टा आर इधर है तो एवरेज वेलोसिटी भी इधर ही होगा. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा आर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि टाइम तो हमारा स्केलर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी. डेल्टा आर इधर है तो एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर. एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा आर की डायरेक्शन में होती है. तो पार्टिकल अगर पॉइंट P1 से पॉइंट P2 पे जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि सपोज ये एक्स-वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरह से एक पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 वेक्टर पॉइंट ए पे, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर इधर है v2. अब आपको बोला जाए कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता है तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी इधर है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी. तो यहाँ से हमको एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है दैट एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. एवरेज एक्सीलरेशन होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. यहाँ से क्लियरली दिख रहा है द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा टी. एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी. द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर. एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी. अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो डेल्टा वी की डायरेक्शन किधर होगी. ठीक है, तो इसको हम इधर नीचे की तरफ लिख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है v1 वेक्टर, v2 की डायरेक्शन इधर है, v2 की डायरेक्शन में इधर बना रहा हूँ कि v2 हमारा इधर है, v2 इधर है. ठीक है, v1 हमारा इधर है और v2 इधर है. अब इन दोनों के बीच की जो ये वाली पोजीशन होगी ये हमारा डेल्टा वी होगा. इन दोनों के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी वेक्टर होगा. अब इस डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी. अगर हम बात करें कि इस डेल्टा वी, क्योंकि इसको जो मिलाने वाली ये लाइन है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा वी होगा. बट इस डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी. इसकी डायरेक्शन क्या हम नीचे लें या इस डायरेक्शन में लें, इसको हम नीचे की डायरेक्शन में लें या ऊपर की डायरेक्शन में लें. तो ये हम डिसाइड करेंगे कि वी नो दैट द डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. डेल्टा वी वेक्टर होता है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो वी कैन राइट दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी. v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर. ठीक है,
यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल में v2 v1 और डेल्टा v का सम दे रहा है, ठीक है। v1 और डेल्टा v का सम v2 है, और जो सम देता है वो क्लोजिंग साइड होता है। v1 और डेल्टा v का सम v2 है, और जो सम देता है वो क्लोजिंग साइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो v2 वेक्टर है वो क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है। v2 वेक्टर क्लोजिंग साइड होना चाहिए। अब v2 वेक्टर को अगर क्लोजिंग साइड बनाना है तो डेल्टा v की डायरेक्शन हम किधर रखें? अगर v2 वेक्टर को आपको क्लोजिंग साइड बनाना है तो डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन किधर रखेंगे? तो v2 को क्लोजिंग साइड बनाने के लिए डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन हमको डाउनवर्ड रखनी पड़ेगी, ताकि v1 और डेल्टा v सीक्वेंस में आ जाएंगे और v2 क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर आप ऊपर करोगे तो यहाँ पर v2 क्लोजिंग साइड नहीं देगा, v1 क्लोजिंग साइड देगा। बट हमको v2 को क्लोजिंग साइड बनाना है, इसलिए हमको डायरेक्शन को नीचे रखना पड़ेगा, ताकि v1 और डेल्टा v सीक्वेंस में और v2 अपोजिट ऑर्डर में, तो v2 क्लोजिंग साइड देगा। इसका मतलब जो डेल्टा v की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, और डेल्टा v इस डायरेक्शन में, तो एवरेज एक्सीलरेशन भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v। एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डेल्टा v की डायरेक्शन होती है, और डेल्टा v हमारा डाउनवर्ड है, तो एवरेज एक्सीलरेशन भी हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब इस वाले केस में अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे देखूँ तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमारी इधर आ रही है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का इससे कुछ एंगल और बन रहा है, इससे कुछ एंगल और बन रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, इनके बीच में कुछ पर्टिकुलर एंगल है। तो 1D में हमने क्या देखा था? अगर हम 1D की बात करें, थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इन 1D में हमने क्या देखा था कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है और ये इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट में, और राइट में ये वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा इनके बीच में होगा 0 डिग्री। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सपोज राइट में जा रहा है और राइट में जाते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हमारा सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो इसका मतलब थीटा जो एंगल यहाँ पॉसिबल है वो 0 डिग्री है। दूसरा, अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है और राइट में जाते हुए इसकी वेलोसिटी राइट में जा रहा है और राइट में जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, राइट में जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये स्लो हो रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। बट ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सीलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर हम 1D में बात करें तो 1D में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में दो एंगल पॉसिबल है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री तब होगा जब वेलोसिटी हमारी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ होगी, और 180 डिग्री तब होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हम 2D में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम 2D में देख रहे हैं कि वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कुछ और ही एंगल आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कुछ और ही आ रहा है। तो 2D में ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, ठीक है। 2D में एंगल कुछ और हो सकता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन 1D मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। 1D मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। बट इन 2D मोशन में द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 180 डिग्री, ठीक है। 2D में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2D में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ये 0 से 180 के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है, और 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है।
तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है 1D और 2D मोशन में, कि 1D में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, बट 2D में जरूरी नहीं है, इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है।